जी हाँ, क्या मानेंगे किसान तो बंद हो जाएगी भड़काऊ गैंग की दुकान? क्या आज बनेगी बात? जी हाँ, 35वां दिन 7वां संवाद, बनेगी बात। लेकिन हम दरअसल सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे पहली तस्वीर इस वक्त की, सबसे प्यारी तस्वीर, अच्छी तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर, अच्छे संकेत देती हुई इस तस्वीर। किसानों के साथ नरेंद्र सिंह तोमर, किसानों के साथ पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री। मतलब ये सिर्फ साथ खाना नहीं खाया, आप समझिए किसानों का लंगर सरकार ने खाया है। किसान अपना हुआ है, किसान अपना खाना लेकर आए वहां पर। पिछली बार ऐसा हुआ, अलग खाना खाया। लेकिन इस बार सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार के मंत्रियों ने किसानों के साथ ना सिर्फ लंगर चखा, बल्कि किसानों का लंगर सरकार के मंत्रियों ने खाया। ये एक अच्छी तस्वीर, सकारात्मक तस्वीर। हम कह सकते हैं कि लंच यहां पर है, डिनर शायद किसान भाई अब घर पर करेंगे। कश्मीर चौधरी, एक कमेंट पहले जल्दी से इसी पर कर दीजिए। बहुत अच्छी तस्वीर है ये मुझे लगता है कि भड़काऊ गैंग के एजेंडे को पंक्चर करने वाली तस्वीर है। कि ऐसे तो लग रहा बात बन जाएगी, फिर अच्छे माहौल में चल रही है। कश्मीर चौधरी, भड़काऊ गैंग हर हालात में चाहता है कि किसी भी तरीके से किसान और सरकार के बीच में बातचीत ना बन जाए। उनका एकमात्र उद्देश्य जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। और किसान की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार बहुत साफ मन से, और किसानों के बीच में देखिए ये तस्वीर खुद सामने बयां कर रही है देश के सामने। मुझे ना थोड़ी एक्साइटमेंट है। मुझे बताइए कि लंच यहां पर, डिनर घर पर होगा क्या? किसान भाइयों का हमारी तरह नए साल पर ये जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आज उनका एजेंडा क्या पंचर हो जाएगा? ये सबसे प्यारी तस्वीर, अच्छी तस्वीर। देखिए सरकार ने ना ये कहा कि नाक की लड़ाई नहीं है। आप समझिए पिछली बार क्या हुआ था कि किसान भाई अपना खाना लेकर आए थे कि सरकार का खाना नहीं खाएंगे। फिर लोगों ने सवाल उठाया कि भाई आपकी सरकार है, कोई पाकिस्तान की सरकार थोड़ी ना है कि सरकार का खाना नहीं खाएंगे, अपनी सरकार है, कोई नाक की लड़ाई नहीं है। आप सरकार का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जिस सड़क से आएंगे वो भी तो सरकार की है। तमाम बातें हुई। इस बार कश्मीर चौधरी जी, ये तस्वीर सबसे अच्छी तस्वीर है कि सरकार हाथ बढ़ा रही है, सरकार फ्लेक्सिबल है, सरकार हाथ बढ़ा रही है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। ये बहुत प्यारी तस्वीर है मेरे ख्याल से। मतलब किसानों का लंगर सरकार चख रही है ना कश्मीर जी? बिल्कुल पूरी तरीके से ये साबित हो रहा है, सामने हो रहा है कि सरकार तो किसानों के साथ है, सरकार का हाथ किसानों के साथ है। पूरी तरह से ये सामने है इस पिक्चर में दृश्य जो है। लेकिन उन लोगों के छाती पे तो सांप लौट रहा है जो भड़काऊ गैंग है कि कहीं बात ना बन जाए, कहीं बात ना बन जाए। तो वो तो हर समय जो ये इस प्रयास में लगे रहते हैं कि बस कहीं भी किसी तरीके से किसान और सरकार के बीच अच्छा, एक ना उदाहरण देता हूं मैं। जफर इस्लाम, आपके पास आने से पहले एक ताल ठोक के दर्शकों के साथ एक संवाद करता हूं। देखिए ऐसा कहा जाता है कि वकील कभी नहीं चाहेगा कि आपका केस सुलझे, समझ रहे हैं आप? वो हमेशा चाहेगा कि केस जितना लंबा उतना चले। केस जितना लंबा चलेगा उसका उतना फायदा, तारीख पर तारीख को लेकर मामला लटकने में उसका बहुत फायदा है, उसकी दुकान चलती रहेगी। ऐसा कहा जाता है जब तक केस चलेगा, केस खत्म दुकान खत्म। अब राम मंदिर का उदाहरण ले लीजिए, केस जितना लंबा चला, राजनीतिक दुकानें उतनी लंबी चली, विवाद खत्म दुकान खत्म। शाहीन बाग आंदोलन, सोचिए समझिए, कोरोना ना आता तो कितने देशद्रोहियों, टुकड़े टुकड़े गैंग की दुकान आज भी चल रही होती। कुछ यही हाल आज किसान आंदोलन का हो गया। संवाद पर संवाद, बात पर बात, लेकिन फिर भी नहीं समाधान, क्योंकि कई राजनीतिक से लेकर ऐसी भड़काऊ गैंग की दुकानें जो चाहती नहीं है कि समाधान निकले। लेकिन यह सबसे अच्छी तस्वीर जो लग रहा है कि समाधान की तरफ बात बढ़ रही है। जफर इस्लाम, आप तो हाथ बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी आ रही है कि सरकार जो है लंच डिप्लोमेसी तो कर रही है, लेकिन सरकार ने रुख भी स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन वापस लो, आश्वासन लो। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सरकार ने कह दिया पहले आंदोलन वापस लो, फिर संशोधनों पर आश्वासन। यह बड़ी खबर है। और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का कोई इरादा नहीं। नंबर एक बड़ी खबर, कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, सरकार ने क्लियर कर दिया है, कोई इरादा नहीं है। नंबर दो बड़ी खबर यह कि जब तक आप आंदोलन वापस करने का फैसला नहीं करते, तब तक सरकार किसी भी सुधार को लेकर आश्वासन नहीं दे सकती। आंदोलन वापस लीजिए, बातचीत की मेज पर आइए और संशोधनों पर आश्वासन लीजिए। एमएसपी को लेकर किसानों की मांग पर विचार तभी संभव जब किसान आंदोलन खत्म करने पर फैसला ले। अच्छा, ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए और याद करिए कि बात आगे कितनी बढ़ी है। अच्छे, ये पिछली तस्वीर जो है, एक तस्वीर जिसमें पीयूष गोयल आपको नजर आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। पिछली तस्वीर याद कीजिए जब किसानों ने सरकार का खाना खाने से मना कर दिया और अपना खाना मंगवाया था, और बातचीत के दौरान सरकार का नहीं अपना खाना अकेले खाया था। और ये आज की तस्वीर जिसमें
मंत्रियों ने हाथ बढ़ाया, सरकार ने हाथ बढ़ाया कि नहीं, ये नाक की लड़ाई नहीं है, हम आपके साथ खाना खाएंगे, ये आपका खाना हमारा खाना, हम सब एक हैं, मिलकर बात होगी। और मंत्रियों ने किसानों का लंगर खाया। जफर इस्लाम पे डिनर घर पर होगा ना किसानों का? देखिए, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके दिल धड़कते होंगे, इसलिए कि आपने सही बोला कि जिस तरह के संकेत है और जिस तरह से सरकार ने बार बार, आज पहली बार नहीं, हर बार सम्मान दिया है किसान भाई बहनों को और आगे भी सम्मान देंगे। और हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, ये सबको मालूम है, किसान भाई बहनों को ही मालूम है कि 70 के दशक से अभी 14 तक क्या हुआ था, 14 से अभी तक मोदी जी के सरकार में क्या हुआ है। हमें कहने की जरूरत नहीं, वो खुद इस बात को जानते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किसी तरह से भी खत्म हो। इसलिए हमने भी बिल्कुल इस बात को जरूर दोहराया है कि हम चाहते हैं कि समाधान निकले, हम चाहते हैं कि ये जो डेडलॉक है वो खत्म हो, हम चाहते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है वो हमारे साथ जाहिर करें। लेकिन इसके लिए प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, प्रोटेस्ट को खत्म कर दीजिए। हम जब आपके खुले दिल से बात कर रहे हैं तो हम तो बात करना चाहते हैं, और जो भी आपकी मर्जी है आप बताइए, हम उसके लिए समाधान निकालेंगे। इसलिए कि देखिए, बिल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, बिल के जो 2-3 ऑब्जर्वेशन होंगे वो तो पहले उन्होंने बता दिया, दिल से कोई लेना देना नहीं। अभी तो बात हो रही है एमएसपी में कोई बिल में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई एमएसपी में। तो इसलिए एमएसपी तो अलग चीज है, उसके बारे में अगर बात करना है तो बिल के बारे में बिल के तो पास करने दीजिए, उसके छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन ठीक कर देंगे, एमएसपी की बात अलग से करेंगे। उसके लिए प्रोटेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। आपके बिल के साथ प्रोटेस्ट था, वो आपकी बात 2-3 बात ऑब्जर्वेशन हो ठीक कर दिया जाएगा। जो पहले बार में जो संवाद हुआ था उसी में पता चल गया था क्या उनका ऑब्जर्वेशन। हमारे साथ मंजिंदर सिंह सिरसा जुड़ गए हैं। मैं आ रहा हूं जफर भाई, आपके पास आ रहा हूं। सरकार का पक्ष मैंने जाना, ये फिर से वही तस्वीर है, किसानों का लंगर चखा। ये सिरसा जी आपके लिए भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप वहां पर किसान भाइयों के साथ हैं धरना स्थल पर, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। किसानों का लंगर सरकार ने चखा है। जब किसान अपना खाना अलग खा रहे थे, अपना खाना, तो सरकार का खाना ना खाकर जब उन्होंने अलग से अपना खाना मंगवाया, तो पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, सरकार के मंत्रियों ने किसानों का लंगर किसानों के साथ खाया। ये एक अच्छी तस्वीर, शुभ संकेत देती तस्वीर। मंजिंदर सिंह सिरसा जी। जी बिल्कुल, मैं विज्ञान भवन में ही हूँ, मैं ही लंगर लेके आया हूँ। अच्छा, आप आ गए? दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ही मैं ही यहाँ पे हूँ, और मुझे इस बात की बिल्कुल तसल्ली है कि सरकार जो आज जिस तरह की खाना अच्छी है, इससे एक अच्छा संकेत किया है, एक अच्छा मैसेज किया है। लेकिन मैं आपसे एक विनम्र विनती करना चाहता हूँ। देखिए, किसान की भावनाओं को हमें रखना होगा। हम जो पॉलिटिकल लोगों की बात करते हैं, ये लड़ाई को पॉलिटिकल लोगों की नहीं है। हम बार बार उसको घुसा के तो किसान आंदोलन को भी नुकसान करते हैं और किसानों को भी आहत करते हैं। लड़ाई किसान लड़ रहा है और उसकी बड़ी सिंपल सी 2-3 बातें हैं। पहली बात, वो ये कह ही नहीं रहा कि कानून मत बनाओ। किसान कह रहा है कानून बनाओ, लेकिन कानून हमारी रजामंदी से बनाओ। वो कानून बनाओ जो कानून किसानों के हित में हो, ना कि वो जो कि कॉर्पोरेट घरानों के पूंजीपतियों के हित में हो। आज जो कानून है वो किसानों के हित में नहीं है। सरकार कह रही है कि जिल्त हमारी छोड़ दो, किताब में जो मर्जी लिख लो। किसान कह रहा है जो किताब अच्छी नहीं है उसकी जिल्त भी अच्छी नहीं हो सकती, हमें ना किताब चाहिए ना जिल्त चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें हम इस बात में आर्गूमेंट में क्यों आना चाहते हैं और इस आर्गूमेंट से निकलेगा क्या। तो मैं आपसे एक तो पहले ये विनती करता हूँ कि ये जो बार बार टीवी चैनल पे ऐसी बात चलाई जाती है, इससे किसान आंदोलन का नुकसान होता है। तो मेरी आपसे विनम्र विनती है कि किसान जो चाह रहा है उसकी भावना को तो समझिए, उसको चाहता क्या ये तो मानने की कोशिश कीजिए और क्या गलत कह रहा है। अच्छा, आप बताइए, जो 3 बिल हैं, इन 3 बिलों पे सिरसा जी एक चीज आपसे मैं हमने 10 बार चर्चा आपके टीवी चैनल पे भी आके कर ली। वो इन बिलों पे आंदोलन किसानों का है, नेताओं का नहीं। मेरी बात आंदोलन किसान भाइयों का है, नेताओं का नहीं। किसान तो अंदर बात कौन कर रहा है? फिर भड़का नेता क्यों नहीं? किसान बात कर रहे हैं, नेता कर रहा है। नेता क्यों भड़का रहे हैं? अंदर कौन बात कर रहा है? नहीं, आंदोलन किसानों का है, नेताओं का नहीं। तो नेता क्यों भड़का रहे हैं? हरसिमरत कौर आपकी पार्टी की सांसद हैं और उन्होंने क्या ट्वीट किया हरसिमरत कौर जी ने, आपने पढ़ा? हरसिमरत कौर कह रही है कि सरकार के ट्रैप में ना आए, बातचीत के झांसे में ना आए, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये ट्वीट करना चाहिए, भड़काना। ये स्क्रीन पर है, क्योंकि आप नहीं तो आप अपने टीवी पे क्या बोल रहे हैं? आप भी टीवी पे यही तो बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहा सरकार तो मान नहीं रही, सरकार के लिए उन्हें बिल वापस करने ही नहीं है, वापस करने ही नहीं है। तो सरकार का पक्ष है ना वो। आप बताइए, अगर हरसिमरत कौर, सिरसा जी सुनिए ना, आपने कहा ये नेताओं, आपने कहा
एक मिनट आराम से सिरसा जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, हमेशा की तरह। आप जानते हैं ताल ठोकते में आप जब भी आते हैं पूरा बोलते हैं, मैं आपको कभी नहीं टोकूंगा। बट मेरा एक सवाल ये है, आपने एक अच्छी बात कही, आंदोलन किसानों का, नेताओं का नहीं। मेरा सवाल, फिर नेता क्यों भड़का रहे हैं? इटली से राहुल गांधी भड़का रहे हैं वहां पर बैठकर, इटली में, मिलान में, कि भैया मोदी पर भरोसा मत करो। हरसिमरत कौर, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हरसिमरत कौर पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, वो ट्वीट कर रही हैं कि बातचीत, सरकार की बातचीत के झांसे में मत आइए, कुछ नहीं निकलने वाला। ये भड़काना नहीं है तो क्या है? बोलिए सिरसा जी। ये बात अब तब कहना जब निकल आएगा ना, फिर आप कहना हरसिमरत का बादल का ट्वीट गलत था। तो अगर इसमें से कुछ निकलेगा ही नहीं तो फिर आप ये भी बता देना कि अच्छा, तो बातचीत का फायदा नहीं है फिर बातचीत नहीं करनी चाहिए। फिर बातचीत तो, क्योंकि सरकार कह ही नहीं रही हमने बिल वापस लेने हैं, तो बातचीत नहीं होनी चाहिए थी। फिर ये नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आप कह रही हैं बातचीत के झांसे में मत आइए, वो गलत कह रही हैं। बहकावे मत आना झांसे में। हाँ, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बातचीत मत करो। हाँ, वो कह रही हैं। मैं आपका ट्वीट एक बार स्क्रीन पर ट्वीट डालिए, एक बार स्क्रीन पर, हो सकता नहीं पढ़ पाए हो सिरसा जी, व्यस्त रहे, किसानों के बीच है। ये देखिए, इसमें दे शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एक्सटेंडेड मीटिंग्स व्हिच विल यील्ड नथिंग। मैं किसानों से अपील करती हूं कि कृषि कानून रद्द कराने के लिए प्रधानमंत्री से बात करें, किसानों को और हाँ सुनिए, किसानों को और वार्ताओं के झांसे में नहीं आना चाहिए, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। सिरसा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री से कम निकलेगा ही नहीं, प्रधानमंत्री से कम कैसे निकलेगा? तो वार्ता नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तो उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री से बातचीत कीजिए तो ही इस काल निकलेगा। तो इसमें गलत क्या है? हाँ, तो आगे पढ़िए ना, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से बातचीत कीजिए तो इसका मसला निकलेगा। आप मुझे बता दीजिए, आप खुद ही तो अपने टीवी पे अभी बोल रहे थे। देखिए, मुझे 30 सेकंड मेरी बात को रखने का मौका दीजिए। देखिए, ये कानून अच्छे हैं बुरे हैं इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने खुद इन कानूनों के बारे में बताया। पहले तो कानूनों के बारे में बीजेपी ने खुद माना कि हम इसका संशोधन करने को तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि कानूनों के अंदर कमियां हम ठीक करेंगे। दूसरी बात, यही कानून जब 2012 में कांग्रेस लाना चाह रही थी, क्योंकि राहुल गांधी आज तो ट्वीट कर रहे हैं, आज तो ट्वीट करके उन्होंने कहा चले चलो, उसके बाद खुद ही भाग गए इटली को। लेकिन यही कानून जब 2012 में कांग्रेस लाना चाहती थी, तो मैं आपको याद करना चाहता हूं, कृपया वो वीडियो चलाएं जो बात उस वक्त अरुण जेटली जी राज्यसभा में बोल रहे थे, और वो भी वीडियो सुनाएं जो उस वक्त सुषमा स्वराज जी विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में बोल रहे थे। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या उस वक्त सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी झूठ बोल रहे थे? आप मुझे बता दीजिए, अपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ के बता दीजिए। अगर आप नहीं बता सकते, क्या अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उसमें क्या वो झूठ बोल रहे थे? अगर वो झूठ बोल रहे थे तो हम भी झूठ बोल रहे हैं। हमें बता दीजिए, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हम भी झूठ बोल रहे हैं। बताइए कौन जवाब दीजिए। जफर इस्लाम जवाब सुन रहे हैं आपको, बोलिए जफर इस्लाम। उसके बाद पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, प्रवीण कुट्टे भी एनसीपी से। मैं इनको 2-3 बातें बताता हूं। आप तो झूठ बोल ही रहे हैं, ये तो आपको ही मालूम है, आप झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा दिन पहले आपका जब बिल अध्यादेश पास हुआ था, आपके पार्टी के मुखिया का क्या स्टैंड था, ये पूरे दुनिया को मालूम है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? देश के बारे में आपने बताना चाहते, सुषमा जी का जवाब नहीं देना चाहते ना? आप अध्यादेश पास नहीं, एक मिनट सुन लीजिए ना, आप मेरी बात का जवाब, अरे सुन तो लीजिए, मैं सब पे आ रहा हूँ। अरे जवाब तो दे रहे हो। अरे सवाल और है, जवाब तुम उर्दू में दे रहे हो, सवाल हिंदी का है। अरे सवाल ये है कि सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी झूठ बोला गया था, तो बता तो दीजिए, बता दीजिए ना। आपकी खत्म हो गई है पंजाब में, ये बता दीजिए ना, आपकी लोकप्रियता खत्म हो गई है। वो जवाब मत देना, ये स्टैंड करने से आपकी लोकप्रियता वापस आ गई। आप वहाँ की जनता आपको जान रही है। आप जो है आप घड़ियालू आंसू मत बढ़ाइए, घड़ियालू आंसू मत बढ़ाइए, लोग सुन रहे हैं ना, पूरे देश को मालूम है कि आप घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। और हमने कहा कि जब अध्यादेश के बाद आपकी पार्टी के मुखिया ने क्या कहा वो सबको मालूम है। आप तो झूठ बोल रहे हैं। जवाब नहीं है ना? मैं तो आपको हकीकत बताना चाहता हूँ। आप हकीकत तो सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी पार्टी ने बराबर किसानों के साथ खड़ा होने का वादा किया है। हमने किसानों के साथ दिया है। आपने जो सेफ्टी नेट, आपने मुझे कहा था कि जवाब देंगे, मैं बता रहा हूँ जो कुछ दीजिए, जवाब दे दीजिए। सुषमा जी ने कहा, अरुण जेटली जी को जानते हैं क्या? सुषमा जी ने कहा, आप अरुण जेटली जी को जानते हैं क्या? सुषमा स्वराज जी को नहीं जानते? अरे बिल्कुल जानता हूं, सब दोनों को उनका जवाब तो सुन लो। मैं कह रहा हूं कि दोनों ने जो सेफ्टी नेट की बात की थी, कानून में उस सेफ्टी नेट, इस बार कानून में सेफ्टी नेट है। जैसे मैं बताता हूं, आपने अध्ययन तो नहीं किया, सिर्फ अपना पासा पलटा है इसलिए कि आपको लग रहा था राजनीतिक फायदे के लिए। ये सब आपको सुषमा स्वराज जी का अरुण जेटली का जवाब तो दे दीजिए।
वहां की जनता, पंजाब की जनता आपको नहीं जवाब ना आपके पास, बिल्कुल पंजाब की जनता जवाब नहीं है ना, आपको खोटा उखाड़ेगी, तो लिख के ले आइए, उठाएगी। और तो आप और घरे में मैं लिख बता के रहा डाल हूं, जो दीजिए, हमारे पास सेफ्टी जवाब नेट है जो नहीं है। हमने दिलवाया, आपने हम बताइए। केवल ये कहेंगे भरमारे हैं, हम ये कहेंगे अरे टुकड़े सुन टुकड़े तो हैं, लीजिए, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। जवाब नहीं है ना, मैं सुन ही तो रहा हूँ मेरे भाई, मैं बहरा थोड़ा हूँ, अरे मैं बहरा नहीं हूँ, सुन तो रहा हूँ, तो ये जवाब दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अब आप अरे तो आप तो चुप तो नहीं रहे, आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप खाली बोलते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब हमने कभी कानून में किसानों के लिए सेफ्टी नेट जरूरी था, हमने वो सेफ्टी नेट लाया है किसानों में। ये रिकमेंडेशन, क्या आपने फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट 2007 की रिपोर्ट पढ़ी है? क्या आपने पढ़ी है एक्सपर्ट कमेटी, जो चीफ मिनिस्टर्स की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है आपने 2007 की? क्या आपने और सारे एक्सपर्ट कमेटी को मेरे पास रिपोर्ट पढ़ी है आपने? क्या लिखा उसमें रिपोर्ट में? तुम भी पढ़ोगे कुछ? तुम तो सुनना भी नहीं चाहते, तुम तो अरुण जेटली जी की बात नहीं सुनना चाहते, तुम तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बात ही नहीं सुनना चाहते, तुम तो अपने लीडरों को झूठा ठहरा रहे हो, आप तो अपने लीडरों को झूठा ठहराए जा रहे हो। ठीक है, नहीं है ना, जवाब नहीं है अगर उनके पास, तो आप समझ गए ना। सुषमा स्वराज का मैंने भी स्टेटमेंट में सुना था, वो आड़तियों को लेकर जो उन्होंने कहा था वो मैंने भी सुना था, उनके पास जवाब नहीं है। ठीक है, मैं मान लिया सिरसा जी, लेकिन आपके पास भी हरसिमरत कौर के ट्वीट का जवाब नहीं है, जो हरसिमरत कौर नहीं है। क्या है बताइए, वार्ता नहीं होनी चाहिए? जवाब है, हाँ बताइए। देखिए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बात कीजिए, ठीक है, क्योंकि मसला हल प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। आगे क्या कहा? तो बातचीत करने, इन लोगों से बातचीत करने से कुछ निकलने वाला नहीं है, तो फिर बातचीत नहीं होनी चाहिए, मतलब आप बातचीत के खिलाफ? तो प्रधानमंत्री से बातचीत होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी से बातचीत कीजिए, प्रधानमंत्री जी। अच्छा, प्रधानमंत्री से बातचीत होनी चाहिए, बाकी ये जो मंत्री, ये जो बातचीत चल रही है ये वेस्ट है। 5 बार बातचीत होली, 5 बार बातचीत में क्या निकला? अभी आधे घंटे बाद तुम्हें फिर पता चल जाएगा हरसिमरत का ट्वीट ठीक था या गलत था। बातचीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बातचीत नहीं होनी चाहिए। सरकार के गुणगान गा रहे थे, नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं अध्यादेश के बाद क्या स्टेटमेंट आया होनी चाहिए? अब अध्यादेश के बाद क्या मसला हल निकाल सकते हैं, उनसे मीटिंग होनी चाहिए, उनसे मीटिंग होनी चाहिए जो इसका मसला हल निकाल सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, जो भी बातचीत चल रही है वो बेकार है, आपको क्या लगा था? मैं कैसे बेकार कह सकता हूँ? आप भी तो कह रहे हैं सर, तो अच्छी हो जाएगी। हरसिमरत भैया कौर जब कह रही है ना, कुछ निकल आएगा तो हम बता ही देंगे। झांसा है, बातचीत का मिठाई झांसा है। बांटूंगा। सुनिए ना सिरसा अरे जी, भैया, सिरसा अगर जी, आपने जफर भाई को फंसा दिया ना, वो जवाब नहीं दे पाए। नहीं, हम तो मिठाई लेके खड़े हो जाएंगे, सवाल का जवाब दे दीजिए। मतलब नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल से बातचीत बेकार है, कोई फायदा नहीं। अरे भैया, अभी आधे घंटे में पता चल जाएगा तुम्हें, अभी आधे घंटे में पता चल जाएगा कि तुम गलत हो, हम ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा आधे घंटे में, कुल आधे घंटे की बात। पहले क्या अच्छा, तो आप ये बता रहे कि हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, नकारात्मकता के साथ नहीं ना, मन बनाकर जाएंगे तो कांग्रेस का दामन थान के पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता, पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिरसा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बाकी भी पैनलिस्ट हैं, उनका भी पक्ष जानना जरूरी है, और मेरे साथ एनसीपी से भी हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले पुष्पेंद्र चौधरी जी, ये तस्वीरें देखिए पुष्पेंद्र जी, और बताइए आपको ये तस्वीरें क्या मैसेज दे रही हैं कि सरकार हाथ बढ़ाने को तैयार, सरकार झुकने को तैयार, सरकार फ्लेक्सिबल है, सरकार जो है किसानों के साथ लंगर और किसानों का लंगर कर रही है। ये नाक की लड़ाई नहीं है। आपको लग रहा है बात बनेगी, समाधान निकलेगा, हल निकलेगा, आंदोलन खत्म होगा, आपको लगता है? पुष्पेंद्र चौधरी, देखिए, हम तो बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालने के शुरू से पक्षधर रहे हैं और साथ मिलकर भोजन किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। सभी इस देश के नागरिक हैं, चुनी हुई सरकार के सामने इस देश के अन्नदाता अपनी परेशानी और व्यथा बताने के लिए आए हैं, तो इसलिए भोजन अगर साथ कर रहे हैं तो इससे और गुडविल बनती है आपस में, अच्छी बात है। लेकिन जो मूल मुद्दा हमारा था, नहीं खाने का क्या मतलब होता है वैसे, कि हम सरकार का खाना नहीं खाएंगे? किसकी सरकार है वो? ये क्या मैसेज क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता, पिछली बार भी नहीं समझ आया था। जिस सड़क से आ रहे वो भी तो सरकार की है, सरकार किसकी अपनी है, पाकिस्तान की सरकार थोड़ी ना है वो क्या मैसेज क्या होता है वैसे? पुष्पेंद्र जी, आप सोचिए ना, किसान अड़े, सरकार झुकी, ये उल्टा पड़ा ना दाव, ये दाव उल्टा पड़ गया है तो किसानों का। हाँ बोले पुष्पेंद्र जी। मुझे मेरा निवेदन ये है कि किसी को झुकाने या किसी की हार जीत का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, ना किसान किसी को बेइज्जत करने या झुकाने के लिए आए हैं। केवल ये है कि साथ सबने भोजन कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। अब मुद्दे पे आए, मुद्दा ये है कि इसका क्या मतलब होता है? अरे मेरे भाई, ये रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट ये है कि एमएसपी, ये रेलिवेंट क्यों नहीं है? मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार का खाना नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, साहब तो साथ खाना खा लिया, आगे बढ़ जाऊंगा। बोल दीजिए गलत है वो सरकार, सरकार गलत है, बोल दीजिए आगे बढ़ जाऊंगा।
मैं ये कह रहा हूँ कोई किसी को अड़ियल रुख अपनाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही खाने जो हैं वो किसान के पैदा किए हुए हैं, वो सरकार के माध्यम से आए चाहे भाई सब, वो अन्नदाता का ही भोजन है वो वहां से। पहली बात। दूसरा ये है कि मेन मुद्दा ये है कि भैया जो एमएसपी की व्यवस्था है उसको भी बाध्यकारी कानूनी रूप दे दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर पे लागू कर दिया जाए, इसमें क्या आपत्ति है? इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। वो सरकार कह रही है आंदोलन वापस लो, आश्वासन लो। नहीं, वापस लेने का क्या है? अब आप कर दो तो वापस अपने आप ही हो जाएगा, फिर इसमें क्या दिक्कत है भाई? आप एमएसपी की व्यवस्था कर दो, तब तक के लिए इस कानून को सस्पेंड कर दो, स्टे लगा दो, एक कमेटी बन जाएगी, तभी चीजों पर व्यापक चर्चा हो जाएगी और किसानों की संतुष्टि, सरकार की संतुष्टि होकर के नया कानून बन जाएगा। इसमें आपत्ति क्या है बताइए आप? नहीं, सरकार ने कह दिया कानून वापस रद्द नहीं होंगे, नंबर 1, और 2 आंदोलन वापस लीजिए, आश्वासन ले लीजिए। इस पर तैयार है या नहीं है? नहीं, ये तो खैर कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं हुई कि आप आंदोलन 1-1.5 महीने से वहां बैठे हुए हैं। एनसीपी से हैं, शरद पवार की पार्टी से। कुंटे जी, प्रवीण कुंटे तैयार नहीं, तो ये बिल्कुल आपका गलत स्टैंड है। ठीक है, प्रवीण कुंटे एनसीपी के प्रवक्ता हैं, शरद पवार की पार्टी के सीनियर लीडर हैं। स्वागत आपका प्रवीण कुंटे जी। और मेरे साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, वो भी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण कुंटे जी, बनेगी बात? क्योंकि बात बन गई तो कई लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, राजनीतिक दुकान जो चल रही थी। नहीं कुंटे जी? मैं बहुत देर से इस चैनल पर इस किसान आंदोलन की बहस को मैं सुन रहा था। जिस तरह से किसान आंदोलन का मजाक उड़ाया जा रहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। पिछले 1 महीने से ज्यादा दिल्ली के आसपास किसानों का एक एजिटेशन चल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जी को अभी तक उन पर ढुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शरद पवार जी ने, ये गलत है। शरद पवार जी ने स्टेटमेंट दिया था पहले। मैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर बयानबाजी कर रहे थे। हाँ, तो बीजेपी को बोलिए, चैनल को मत बोलिए, बीजेपी को बोलिए जो बोलना है। पिछले 1 महीने से किसानों का आंदोलन इस देश में हो रहा है। अरे आप जाके शरद पवार जी का, प्रधानमंत्री को बात करने के लिए समय नहीं है। आप सुनिए मेरी बात को सुन लीजिए आप। किसानों के कंधे पर रख के बंदूक पर चलाइए। पाकिस्तान मैं कह रहा हूँ किसानों को, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के कंधे पर रख के बंदूक पर चलाइए, अपनी बात कीजिए। और जब बात कीजिए तो अपने शरद पवार, अपने मुखिया के बारे में बताइए, उनका स्टैंड क्या था? आपके पास है, लेकिन देश के किसानों के संवेदना आपके पास बिल्कुल नहीं है। ये आपकी सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन सरकार है और इसकी कीमत अगले समय में भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। राजनीतिक कीमत, जहां तक किसानों की मांग की बात है, आप शरद पवार हमारी पार्टी पूरी तरह से किसानों के आंदोलन में शामिल है। कुंटे जी खुलकर बोलिए ना, आप बोल रहे हैं राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले समय में। अरे सब मालूम है पवार को, किसानों की नहीं पड़ी, आपको सीटों की पड़ी है। कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, ध्यान में रखिए, कीमत चुकानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में। सुनिए खुलकर खेलिए ना, आप खुलकर खेलिए ना। किसानों की पड़ी नहीं, आप लोगों को किसानों का अपमान कर रहे हैं। किसानों का कंधा इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक बंदूक साधने के लिए। नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं। अरे राम मंदिर के लिए लाखों हिंदुओं को मरवाने वाले लोग, आप ये लोग कौन है? आपको किसानों को कोई चिंता नहीं है? ये हिंदू नहीं है। अच्छा, तो आपको शरद पवार जी को चिंता है? शरद पवार जी के स्टेटमेंट पे कमेंट कीजिए। शरद पवार जी के स्टेटमेंट पे कमेंट दीजिए। अरे सत्ता में आप है जफर इस्लाम साहब, आप पूछिए पहले शरद पवार से पूछिए। शरद पवार जी से पूछिए। सरकार में शरद पवार जी से पूछिए कि उन्होंने पहले जो स्टैंड लिया था, आज अब स्टैंड लेने का मतलब आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, आप किसानों के हित में नहीं, अपने पार्टी के हित में कर रहे हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक फायदा आपको नहीं होगा, इसलिए किसान देश का हमारे साथ है। थोड़े किसान है, अब उनके बाद उसके बाद हम संवाद करके उसका संवाद करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। कोशिश ना करें, खत्म होना चाहिए। आया ना, अरे भाई चर्चा के लिए चर्चा तो कर रहे हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है? पेट में दर्द हो रहा है? आपकी सरकार पूरी तरह से किसान के विरोधी सरकार है। आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको पेट पे दर्द हो रहा है? काम कर रहे हैं, चर्चा ही तो चल रही है, संवादित तो हो रहा है। किसानों का विश्वासघात किया है, बिल बैठ के बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए एक सवाल सुनिए प्रवीण कुंटे जी, कल को आंदोलन खत्म हो गया तो क्या करेंगे फिर आप लोग? चर्चा ये मौका अच्छा है ना, वैसे खाना खाया, ये किसान विरोधी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, बीजेपी को मौका चला जाएगा हाथ से अगर किसान मान गए। की बात कर रहे हैं,
कुंटे जी गलती से किसान मान गए, फिर क्या करेंगे आप लोग? डिनर डिप्लोमेसी पर बहस कर रहे हैं। कुंटे जी किसान मान गए तो क्या करेंगे फिर? और हम तो चाहते हैं आज मान जाए, फिर क्या करेंगे? ये बता दीजिए आपके पार्टी का क्या बस स्टैंड है किधर से उधर चेंज होता रहता है? कि अरे हम देखिए आपकी पार्टी जैसा कोई स्टैंड नहीं है। आप दरबदलू टाइप का स्टैंड है, कभी आज कुछ कभी कल कुछ। अपनी भूमिका स्पष्ट कर चुके हैं। हाँ, क्या है कि आज शाम तक, ठीक है, अगर सरकार ने किसानों के हित में फैसला नहीं किया जी, तो कल हमारे नेता पूरे देश को विपक्ष का इकट्ठा कर इस आंदोलन के समर्थन में हम उतरेंगे मैदान में। ठीक है, आप मैदान में उतरेंगे। राघव चड्ढा, फिर आप तो पीछे नहीं रह जाएंगे, एक महीने से ज्यादा हो गया, क्योंकि ये मेरे ख्याल से होड़ लग गई है, राजनीतिक दुकान खुल गई है सबकी। हर कोई कह रहे हैं कि ना मान जाए किसान, बंद हो जाएगी राजनीतिक दुकान। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है कि किसान मान ना जाए। नहीं राघव भाई, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। राघव चड्ढा, सबको डर लग रहा है कि किसान मान गए तो हम लोग कहां जाएंगे, राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। नहीं राघव चड्ढा, देखिए अमन जी, ये जो बीच में नहीं, एक एक करके बोलेंगे। राघव चड्ढा बोल रहे हैं, बीच में कोई ना बोले। राघव चड्ढा, देखिए अमन भाई, बात यह है कि ये जो आंदोलन है ये देश के किसान का आंदोलन है, किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, किसी नेता का आंदोलन नहीं है, और ना ही किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित ये आंदोलन है, ऐसा कतई भी नहीं है। साफ बात यह है कि आंदोलन देश के अन्नदाता का है और अन्नदाता की मांगे बेहद जायज हैं। जरूर इसमें कुछ थोड़े बहुत राजनीतिक दल उल जलूल बयान दे रहे हैं, खास करके सत्ताधारी दल जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए देश के किसान को न जाने क्या क्या बोल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन से एक चीज तो साफ हो गई कि देश का किसान अब अक्षर पढ़ना समझ गया है। देश का किसान इन 3 काले कानूनों का असली मकसद समझ गया है, और ये आवाज तब तक बुलंद करेगा देश का किसान जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाती है। एक महत्वपूर्ण घोषणा मैं आपको अवश्य दे देता हूं, जो आपने राजनीतिक दुकान की बात करी। देखिए ऐसा है अमन जी, हम लोग, मैं अपनी बात कर सकता हूं, बाकी पार्टियों की क्या बात करूं, हम लोग एक सेवादार की भूमिका में निष्काम सेवा कर रहे हैं। हम लोग मंच पे नहीं जाते हैं, हम लोग पार्टी का झंडा लेके नहीं जाते हैं, पार्टी की टोपी नहीं लगा के जाते हैं। मैं अभी 2 घंटे पहले सिंगू बॉर्डर से ही लौटा हूं और वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा वाईफाई लगवाया है। पता है राघव, 1 मिनट बीच में बोल रहा हूं, माफी के साथ, मैं आपको बीच में नहीं टोकता हूं। वो आप कर नहीं सकते। आम आदमी पार्टी का झंडा टोपी पहन के गए तो लोग आपसे पूछेंगे, सबसे पहले नोटिफाई करने वाले तो आप हैं। भगा दिया ना नहीं, देखिए ऐसा है नहीं, मतलब देखिए हम लोग, क्योंकि कृषि कानून अगर रद्द हुए तो माफी तो आप लोगों को मांगनी पड़ेगी कि हमको भी किसान भाई माफ कर दीजिए, हमने भी पहले नोटिफाई कर दिया था। अच्छा, जहां तक नोटिफिकेशन की बात है अमन जी, एक बात ये बात स्पष्ट है, आप भी जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित और देश की संसद द्वारा पास किया गया कानून पूरे देश भर में लागू होता है। किसी राज्य के हाथ में यह शक्ति नहीं होती है कि उस कानून को लागू करे या लागू करने से रोक दे, क्योंकि अगर ये शक्ति राज्य के हाथ में होती तो आज पंजाब का किसान कैप्टन अमरिंदर साहब के महल के बाहर बैठा होता और कह रहा होता, कैप्टन साहब शक्ति तो आपकी राज्य सरकार के पास है, ये 3 काले कानून लागू मत करो। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, इनकम टैक्स का उदाहरण लेते हैं। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं तो इनकम टैक्स का उदाहरण देता हूं आपको। इनकम टैक्स एक्ट इस देश में लागू हुई, केंद्र सरकार ने उसको प्रस्ताव दिया, संसद ने पास किया, पूरे देश भर में लागू हो गई। अब क्या कोई एक राज्य खड़ा होकर यह कह सकता है कि मैं इनकम टैक्स एक्ट को अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगा? नहीं कह सकता। इसीलिए आज देश का किसान भी केंद्र सरकार से मांग कर रहा है। और मैं आपको यह बता दूं, हम लोग तो सेवादार की भूमिका में जा रहे हैं अमन जी, लेकिन सवाल आज जनता यह जरूर पूछना चाहती है कि अकाली दल वो पार्टी तो शुरू से लेकर अंत तक बीजेपी के साथ थी, जब यह कानून की ड्राफ्टिंग शुरू हुई और जब तक ये कानून पास नहीं हो गया, अकाली दल भाजपा के साथ रही। भाजपा तो चलो ये कानून लाई ही लाई, और कैप्टन अमरिंदर साहब कांग्रेस पार्टी उस समिति का सदस्य थे जिस समिति ने ये 3 काले कानूनों की रचना करी, उनकी सहमति से ये 3 काले कानून बने। तो अकाली दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक काम करिए राघव, जितनी देर आप बोल रहे थे ना, मैं अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट निकाल रहा था। दरअसल आपने कहा कि जब केंद्र, 1 मिनट, कोई बीच में ना बोले, जब केंद्र कोई कानून पास करता है तो राज्य सरकारें उसको लागू करने से नहीं रोक सकती। ठीक, यही कहा आपने। ये सुनिएगा अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट, मैं चला रहा हूं, अगर मेरे माइक से आवाज जाए। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने, तो ये कैसे खारिज कर दिया? जब ये अरविंद केजरीवाल, एक मिनट रुकिए, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा ये आज तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है, आप कह रहे हैं खारिज नहीं कर सकती?
रुकिए ना राघव भाई, ब्लैक और व्हाइट, एक मिनट बड़ा आराम से, सरल आराम सवाल से। है, बड़ा सरल सा सवाल है। मैं इसलिए पता क्लियर रहना चाहिए ताल ठोके में। आपने कहा केंद्र का कानून राज्य सरकारें खारिज नहीं कर सकती, इसलिए हमने नोटिफाई किया। सुन लीजिए, और अरविंद केजरीवाल, ठीक है, को आप ये विधान अगर खारिज करती है, मैं बता देता हूं, कानूनों को बहुत सरल सा जवाब। ये जब कानून ऐसे फाड़ा था तो ये नियम नहीं पता था। मैं बता देता हूं, हाँ बहुत जी। सरल सा सवाल है अमन भाई, आप तो जानते हैं, आप जी, जी। बड़े ज्ञानी पत्रकार हैं, और अगर आपने ये वीडियो निकाला है तो आपने उस दिन की विधानसभा का जो रेजोल्यूशन है उसको भी अवश्य पढ़ा होगा। हाँ, विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाया गया और उस रेजोल्यूशन में यह था कि ये जो 3 काले कानून हैं इनको खारिज करने का प्रस्ताव ये ध्वनि मत से पास होता है, और ये विधानसभा केंद्र सरकार को और देश की तो संसद माफी को मांगी ये थी नोटिफाई प्रस्ताव करने के भेजती लिए है कि हमसे गलती हुई थी, हमने बिल पढ़ा मैं नहीं आपके था। बीच में तो नहीं बोलता जी, ना, जी, जब आप नहीं, सवाल मैं भी पूछते नहीं तो मुझे बोलने दीजिए। हाँ जी, मैं वैसे ही लेट जुड़ा कर दिया, हूं। हमने दिल्ली सरकार ने, मुझे बोलने दीजिए, दिल्ली की विधानसभा ने ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित करा कि केंद्र सरकार ये 3 काले कानून वापस ले। ये प्रस्ताव हमने मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली वो दल, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मैं तो सिरसा चाहता हूँ कि हरसिमरत कौर बादल मुजफ्फर भाई, पहले दिन से आखिरी दिन तक क्यों देखिए, मोदी जी के साथ खड़ी रही? राघव, क्यों आप लोग उस सरकार में रहे जिस सरकार ने ये कानून बनाए, विधानसभा में और फिर जब आगे तक कहते हैं ये कि ये हमने काला लागू नहीं किया। कानून नोटिफाई आपने क्यों सरकार किया नहीं था? छोड़ी, पहले नहीं कितना पढ़ा झूठ था, बोलोगे? पहले पढ़ना कितना था झूठ ना, फिर बोलोगे? नोटिफाई नहीं आपने करते, देखिए, फिर अपनी बात पर नोटिफाई- पीछे नहीं देखिए, जाना पड़ता। नोटिफाई तो अगर गवर्नर अरविंद करता। केजरीवाल बिल को ऐसे नोटिफाई फाड़ सरकार रहे नहीं करती हैं, है। वो बिल जो उन्होंने जी। खुद नोटिफाई किया राघव अमन जी, भाई। प्रोपेगेंडा, देखिए प्रोपेगेंडा में भाजपा के फंसना है तो एक अलग विषय है। नहीं, मैं तो अरविंद नोटिफाई केजरीवाल की गवर्नर- स्टेटमेंट निकाली है। हाँ, तो फिर मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ जी। मुझे बोलने भी दीजिए। हाँ जी। ऐसे कितना बोलोगे? प्रोपेगेंडा बहुत भाजपा बढ़िया फैलाएगी बात तो ये ठीक नहीं है। भाजपा के प्रोपेगेंडा से लड़ने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ, बोलिए, बोलिए, मैं बताऊंगा। बोलिए। जी जी जी, बोलिए। देखिए, ऐसा है, भाजपा के प्रोपेगेंडा का लगे हाथों मुंह तोड़ जवाब भी ले लीजिए। साफ बात यह है कि ये जो 3 काले कानून है इनको खारिज करने का प्रस्ताव विधानसभा ने भेजा। ये 3 काले कानून कोई भी राज्य सरकार रोक नहीं सकती अपने अपने राज्य में, नहीं तो कैप्टन अमरिंदर रोक लेते अपने राज्य में, और पंजाब के किसान को इतनी दूर दिल्ली आना ही नहीं पड़ता। साफ बात यह है कि केंद्र सरकार के पास शक्ति है। ठीक है। अब भाजपा, अच्छा, आप सिरसा जी बोल ले, आप सिरसा जी बोल ले एक एक करके। एक नहीं, सिरसा जी बोल लेते हैं, उनको बोलने दीजिए राघव। सिरसा जी से तो पूछ लीजिएगा कि हरसिमरत कौर जी क्यों पूरे समय कैबिनेट की सदस्य रही जब से ये कानून बना, तब से लेकर जब तक ये कानून पास होके लागू नहीं हो गया। पूछ लिया आपने, जवाब ले लेते हैं। चलिए, पूछ लिया, जवाब ले लेते हैं। आप बीच में मत बोलिएगा। पूछ लिया आपने राघव, पूछ लिया। बोलिए, मनजिंदर सिंह सिरसा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद जफर भाई और कृष्णवीर चौधरी आ रहा हूं। पहले मनजिंदर सिंह सिरसा। आम आदमी, राघव जी इससे पिछली विधानसभा के सदस्य नहीं थे, मैं उनको ये भी याद कराना चाहता हूं, जब सीए का कानून देश की सरकार लेके आई थी तो मैं उस विधानसभा का सदस्य था जहां अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ये कानून हम दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। ये आपको मैं याद कराना चाहता हूं, आपके अगर ध्यान में आ जाए। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने उस कानून को, ये कहा कि इस कानून को हम रद्द करने के लिए प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव आपने उस दिन क्यों नहीं पास किया जिस दिन विधानसभा के अंदर इस कानून को लागू किया, जब आपकी चोरी पकड़ी गई। पिछले दरवाजे से 23 नवंबर को आप कानून को लागू करते हैं, जबकि आपको पता है कि 24 नवंबर को किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, और जब हमने आपकी चोरी पकड़ ली, इसके नोटिफिकेशन की कॉपी हमने जारी कर दी, तो फिर आपने कॉर्पोरेशन के नाम पर हाउस बुलाया और उसमें कानून फाड़ा। नहीं, बोलने दीजिए राघव, मैं आपकी बात में नहीं बोला था, कृपया मत बोलने दीजिए। एक बात, आपने उसमें वो विधानसभा के अंदर उस कानून को फाड़ा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आपने विधानसभा बुलाई, ईवीएम पे आपने विधानसभा बुलाई, जब एक बेटी का बलात्कार हुआ यूपी में अंदर, उसने आपने स्पेशल विधानसभा का सेशन बुलाया, जब ये कानून लाया गया सीए का, आपने स्पेशल विधानसभा का सेशन बुलाया। अरे आप, और इस बार भी बुलाया, जब ये 3 काले कानून आए तो भी स्पेशल सेशन बुलाया, नहीं बुलाया। तो ये कहां पे फाड़े गए काले? बोलने दीजिए राघव, आप झूठ मत बोलिए ना, बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए। हाँ, कानून फाड़ा कहां गया सिरसा जी? ये क्या स्पेशल सेशन में नहीं फाड़ा गया? लागू करके क्या इसके लिए स्पेशल सेशन नहीं बुलाया? कानून लागू करके फिर कापियां फाड़ी गई। कानून लागू करके क्या बात करते हैं? उस कानून को पहले लागू बुलाकर फाड़ा गया, कापियां फाड़ी गई। देश आपसे सिंपल एक सवाल पूछता है, अरे भाई देश आपसे पूछ रहा है, आपने कानून बनाया क्यों? उसको लागू करने में फाड़ा क्यों? फाड़ा क्यों? कानून बनाया किसने? अकाली दल ने कानून बनाया कि नहीं बनाया? तब राघव भाई, राघव चड्डा, वो भी तब जब आपने मुझे कहा कि ये, जब आपने मुझे कहा राघव चड्डा कि ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, कानून, केंद्र कानून लाए, राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि हम लागू ना कर पाए, जब आपने बहुत भोले बनकर ये कहा, फिर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हम लागू नहीं करते हैं,
तो फिर आपने झूठ कहा और आपने कहा प्रस्ताव के जरिए आपने लागू नहीं किया, यानी कि कर सकते थे ना। अब कृष्णवीर चौधरी के पास मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, देखिए ऐसे बरगलाइए मत। बोलिए। हाँ बोलिए। बड़ी देखिए अमन भाई, ये गलत बात है। अच्छा बोलिए। मैं आपको आज साफ तौर पे कहता हूं, और अगर आप अपने किसी कानून के विशेषज्ञ को ले आइए इस चैनल पे, वो आपको बता देंगे कि विधानसभा में जो मत पास हुआ वो ये मत पास हुआ कि प्रस्ताव हम देते हैं संसद को कि ये 3 काले कानून खारिज किए जाएं। खारिज करने की शक्ति जो होती है, खारिज करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, एक भी राज्य सरकार के पास नहीं है। और अगर राज्य सरकार के पास होती तो क्यों नहीं कैप्टन अमरिंदर खारिज कर देते, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत खारिज कर देते। बड़ी सरल सी बात है अमन जी। राघव जी एक मिनट ये चीज, मैं बस एक चीज कह रहा हूं, मैं एक चीज कह रहा हूं, मेरी एक चीज सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल को समझाइए, मुझे मत समझाइए। 10 सेकंड सुन लीजिए हमारी बात। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, विधानसभा खारिज करती है। ये स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल का, मुझे मत समझाइए। पूरा स्टेटमेंट, अच्छा फिर आप पूरा 5 मिनट का स्टेटमेंट चला दीजिए जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उन्होंने अपना भाषण भी यही बोल के खत्म किया कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप उनके 25 मिनट के भाषण में से एक सेंटेंस निकालकर एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैं होने नहीं दूंगा। सर मैं 25 मिनट का बयान नहीं सुना सकता ना, आप जो फाड़ा वही तो दिखाऊंगा ना। नोटिफाई किया, खुद नोटिफाई किया, खुद फाड़ा। आप बताइए ना। हमसे तो आपने हमसे तो 10 सवाल पूछ लिए, मैंने जवाब भी दे दिया, आपके व्यूअर समझ भी गए। अब एक सवाल तुमने भी यही दिया था, पूछ लीजिए मेरे कहने पे कि क्यों आप शुरू से लेकर अंत तक उस कैबिनेट का हिस्सा रहे जिसने ये 3 काले कानून बनाए। बोलिए शेषा जी, जवाब दे दीजिए। ये 3 काले कानून रचे, इनको ड्राफ्ट किया, इनको पास किया और देश को 2 साल तक गुमराह किया। अगर हरसिमरत कौर बादल जी और अकाली दल चाहता तो 2 साल पहले भी देश के किसान को आगाह कर सकता था जी, जवाब कि ऐसे काले कानून आने जा रहे हैं। जवाब दीजिए जी, जवाब दीजिए। उसके बाद जफर इस्लाम कुर्थे जी और कृष्णवीर चौधरी में आपके पास आए। अब जवाब ले लेते हैं, आपने सवाल पूछ लिया, सीधा सवाल शेषा जी आपके लिए। अमन भाई, हमने अकाली दल ने इनकी तरह नौटंकी नहीं की कि पहले लागू करा दे। हमने उसी लोकसभा के अंदर अपने कानूनों के खिलाफ वोट डाली और साइन कर दिया। इन्होंने वही कानून 23 तारीख को लागू किए। जब इनकी चोरी पकड़ जाती है तो 15 दिन बाद कहते हैं अब इन कानूनों को हम लागू नहीं करेंगे, मैं इन कानूनों को फाड़ रहा हूं। अरे फाड़ना था तो 23 नवंबर को फाड़ना था, जब तुमने विधानसभा बुलाकर उसको लागू किया तब फाड़ना था। जब तुमने लागू करके पकड़े गए, आपको एनडीए से बाहर आना था तो तब आना था ना जब ऑर्डिनेंस आया था। नहीं बताया राघव, लोग बेवकूफ नहीं है, लोग आपने तुम लोगों को जी, आपको एनडीए से बाहर आना था तो तब आना था ना जब ऑर्डिनेंस आया। तब तो सरकार में बैठे थे, जब ऑर्डिनेंस आया था तब नहीं पता था खराब है, जब कृषि बिल पास हुआ तब नहीं पता था ये खराब है। बिल्कुल ठीक अमन जी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जी ने चंडीगढ़ में आके मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरसिमरत कौर बादल को और देश के किसानों को आश्वासन दिया कि मैं इसके अंदर बदलाव करूंगा। जफर इस्लाम, उसके बाद कृष्णवीर चौधरी। अब जफर इस्लाम, उसके बाद कृष्णवीर चौधरी। पहले जफर इस्लाम। जफर इस्लाम, जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली आपकी है ना, जो मर्जी भड़काएं, समाधान तो आपको निकालना है ना जफर भाई। देखिए अमन जी, समाधान निकल जाएगा, बिल्कुल समाधान निकलेगा। ये 2 लोग जिनसे आप 15 मिनट से टाइम खराब कर रहे हैं, इन लोगों के साथ यकीन मानिए इन दोनों को अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा है। दोनों बहरूपिया हैं, दोनों जो है अपॉर्चुनिस्ट है। एक को पंजाब चाहिए, पंजाब में चाहते हैं कि उनका फुटप्रिंट है, इसलिए आपके जो है चड्डा जी पंजाब में चाहते हैं कि किसी तरह की राजनीतिक उनका कोई थोड़ा बढ़े, उनका जो है वर्चस्व बढ़े। और दूसरे जो है पंजाब खारिज कर चुकी है, पंजाब खारिज कर चुकी है। अरे सुन लीजिए, खारिज कर चुकी है। एक मिनट मेरा सवाल सुनिए जफर भाई। आपने राघव चड्ढा सिरसा साहब को बहरूपिया कहा ना, अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं। ये लिस्ट मेरे हाथ में 41 किसानों की, मैंने संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने दर्शन पाल को लेकर क्या कहा था कि वो जो है वो पीडीएफआई, प्रतिबंधित माओवादी संगठन पीडीएफआई के संस्थापक सदस्य हैं दर्शन पाल, वो इस बातचीत में शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के उग्राहा, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के जोगिंदर सिंह उग्राहा, वो इस लिस्ट में शामिल हैं। जिनको आप कहते हैं कि अल्ट्रा लेफ्ट हैं, माओवादी हैं, नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं, वो उनसे आप बातचीत क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी अमन भाई, पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति यहां पर राजनीतिक अपने कहीं ना कहीं फायदे के लिए सोच रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति बराबर
उनकी जो सोच है वो किसानों को बेहतर हालत में लाने की लेना देना है। हम चाहते हैं किसानों का समाधान निकालना। हमारे हमने किसानों का भला चाहेंगे, हितैषी रहे, किसान के हितैषी रहेंगे। लेकिन कुछ पार्टी, जिनको आप लोग कहते हैं कि वो नक्सली संगठन से जुड़े हैं, माओवादी, वो समाधान चाहेंगे। आप सुन लीजिए, अभी शरद पवार जी का जफर इस्लाम मैं कह रहा हूं, शरद पवार जी का स्टेटमेंट जाके देखिए, ये बदला हुआ स्टेटमेंट, आज बदला हुआ सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। वही काम कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी उनको राजनीतिक फायदे देख रहे हैं। हमने शुरुआत से कहा कि हम लोग सुधारना चाहते हैं, बिल्कुल करूंगा। हमने कहा के मुख्यमंत्री से आप सुधारना क्या चाहते हैं? आप लोगों ने जब इतने साल जो एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन में उसमें शरद पवार जी भी मेंबर थे, तब तो आपने नहीं कहा। शरद पवार जी का है रिकॉर्ड में। किसानों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, देश के किसानों से बात चर्चा चल रही है, लेकिन राजनीतिकरण नहीं करने देंगे। हम राजनीतिकरण नहीं करने देंगे। आप राजनीतिकरण करना चाहते हैं, आप अरे किसानों का हितैषी कहां से हुए? अगर होते तो 70 के दशक से साल तक आप सरकार में रहे। आपने शरद पवार जी ने किया क्या? 12-32 थोड़ी भी संवेदनशीलता अगर है आपके पास, आपके नेता को बताइए। देश के किसानों से बात करिए। लेकिन शरद पवार जी से आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्होंने क्या किया? उनके पास क्या? यस, आप किसान विरोधी आपकी नीति है। शरद पवार के बारे में बार लोग पूछेंगे, देश की जनता को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता पूछेगी आपने कि ये बदला क्यों भाई? पूरी तरह किसान विरोधी है। एक सुझाव था, अगर आपने पहले बोला था जो आपको इस्तीफा देना चाहिए, कृषि बिल के खिलाफ इतना बोलने से पहले अगर आप शरद पवार का रुख जान लेते तो शायद आप इतना नहीं वोकल होते। आपको सस्पेंड करने में कुंटे जी, शरद पवार का रुख जान लेते तीनों बिल को लेकर तो आप इतना नहीं गरजते किसानों को लेकर। जो शरद पवार का रुख है पहले उसको आप जान लेते। कश्मीर चौधरी, पुष्पेंद्र जी, मुझे मालूम है पवार साहब को हमें मालूम है। जी, कश्मीर चौधरी क्या मालूम है प्रवीण जी? प्रवीण जी 2005 में सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, 2007 में लिखा और 11 अगस्त 2010 में सारे मुख्यमंत्रियों को पवार साहब ने पत्र लिखा और उसमें ये लिखा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट उसके लिए खोलना पड़ेगा, तभी किसान बचेगा। जरा पूछ के बात करना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड बात करनी चाहिए। वो चिट्ठी पढ़िए पवार साहब की, कुंटे साहब आपने पहले उस पत्र को पढ़िए या मैं पढ़वा दूं, इसमें आप कहें तो मेरे पास है। और सुनिए, बहस करने से पहले अपना इतिहास याद करके आया करिए। तमाम मुख्यमंत्री इस तरीके से बात चाहिए। और सुनिए, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेयरमैनशिप में कमेटी बनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा और सारे किसान संगठनों को बुलाया और ये कहा कि ये रिफॉर्म करने पड़ेंगे, मार्केट खोलना पड़ेगा। चिट्ठी में क्या था? बिल्कुल नहीं, चिट्ठी में लिखा था कि एपीएमसी एक्ट को अमेंडमेंट करके प्राइवेट सेक्टर को खोलना पड़ेगा, तभी किसान बचेगा। आर्थिक रूप से किसान नहीं बच सकता और किसान को बचाने के लिए रिफॉर्म जरूरी है। झूठ बोलना देश के सामने अनोखी आदत बन गई है। पुष्पेंद्र चौधरी नेताओं को पढ़िए किसानों के खिलाफ। पुष्पेंद्र को लाने के लिए पूरी तरह लगे रहे। वो कह रहे हैं चिट्ठी गलत थी और 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई। 8 साल तक कृषि मंत्री रहे। शरद पवार की चिट्ठी पढ़ लीजिए कुंटे जी, आपके भ्रम दूर हो जाएंगे। सारा रिकॉर्ड है। ठीक है, आप पुष्पेंद्र चौधरी बोल रहे हैं, लास्ट मुझे वाइंड अप करना है। आप पार्टी ने विधानसभा में कानून को नोटिफाई इसलिए किया कि पंजाब में चुनाव है। और मैं पूछता हूं मेरे मित्र सिरसा जी, आप ये देखिए, अध्यादेश लाते समय बहन सिमरनजीत कौर जी सरकार में थी, उन्होंने बयान दिए थे कि ये देश के किसानों के हित में है। बयान ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, आप पुष्पेंद्र सर, ठीक है सर बोलने दीजिए, मेरे पास समय टाइम। पुष्पेंद्र जी, आप नहीं आप बोलिए ना, पुष्पेंद्र जी बोलिए ना, बोलिए पुष्पेंद्र जी बोलिए। हमारी भी सुन लिया करो। हमारा केवल एक निवेदन है, जो पुष्पेंद्र चौधरी कृष्णवीर जी बार कहते रहे कि रिजर्व प्राइस लागू किया जाए, जो एमएसपी का रेट है उसको बाध्यकारी बनाया जाए, प्राइवेट सेक्टर पे भी बाध्यकारी हो। इसको करने में क्या आपत्ति है? बाकी समय कृष्णवीर जी आप जवाब देने में लगा दीजिए, बताइए क्या आपत्ति है? नहीं, मेरा ये कहना है
कि इस देश के किसानों को जिनको आज तक 7-8% को एमएसपी का लाभ मिला, और रिजर्व प्राइस होना चाहिए, तो आप शुरुआत से कहते थे। मेरी मांग ये रही है, मैंने नीति आयोग की बैठक में भी कहा, सरकार की हर जगह का, और मैंने प्रधानमंत्री जी को 24 जून 2020 को। चलिए सर, मुझे वाइंड अप करने का समय हो गया है। माफी के साथ कश्मीर चौधरी आपका, जफर इस्लाम आपका, राघव चड्ढा आपका, थोड़ा देरी से जुड़े इसलिए समय इतना ही दे पाया। राघव आपका शुक्रिया, पुष्पेंद्र भाई आपका, और कुंटे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनजिंदर सिंह सिरसा भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की ये अच्छी तस्वीर, पॉजिटिव तस्वीर, सकारात्मक तस्वीर, जहां सरकार के मंत्रियों ने किसानों का लंगर चखा, किसानों के साथ खाना खाया। उम्मीद कीजिए कुछ अच्छी खबर, गुड न्यूज, किसानों को न्यू ईयर गिफ्ट शायद मिले, और नया साल किसान भाइयों का घर में बने, लंच मंत्रियों के साथ, डिनर अपने घर पर हो, शायद ये उम्मीद हम करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.